हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किनके बारे में, के वेंकटप्पा के बारे में। ठीक, किनके बारे में, वेंकटप्पा के बारे में। और इसके पूर्वत हम लोग आप लोगों को बताए थे कौन से कलाकार थे, बताइए। ठीक है, तो उसमें शैलेंद्र नाथ डे थे। ठीक, तो क्रम से हम एक एक लोगों का सीरीज बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, के वेंकटप्पा जो होते हैं, इनका जन्म होता है कब? 1886 ईस्वी में, और इनका मृत्यु होता है 1965 ईस्वी में। ठीक, और ये है आपके वेंकटप्पा जी। कौन है? ये हैं आपके वेंकटप्पा जी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आपके कौन है? वेंकटप्पा जी। देखिए अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर इन्होंने किए हैं। ठीक, ये हैं वेंकटप्पा जी। इस तरह से थे ये, बड़ी जो है अलग स्वभाव के थे। इनसे किसी को पटता नहीं था, क्योंकि ये बड़ी सरल और स्वभाव सीधे थे। लेकिन क्या थे, ये किसी गलत काम समाज में होने बिल्कुल नहीं देते थे। ठीक, और ये सोचते थे कि जो गरीब हो वो भी आगे की तरफ बढ़े। इसके लिए अगर कोई गरीब के अत्याचार करता था तो उसे बख्शते नहीं थे। उसके प्रति क्या, कोर्ट में या मतलब उसके प्रति जो है कि क्या है, मुकदमा भी चालू लगा देते थे, मतलब करवा देते थे। इस तरह से ऐसे प्रकृति के कलाकार थे। ठीक है, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छे कलाकार हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, इनके बारे में पढ़ना। तो देखिए, के वेंकटप्पा के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, क्या कहा था, ध्यान से लाइन को समझिए, कि कलाकार के लिए अपनी कला ही पिता, माता और परमात्मा है। बात समझ में आया? और कला ही उसका सर्वस्व है, सब कुछ है। और इस सूक्त को वेंकटप्पा ने आजीवन निभाया। जो इस पॉइंट को जो है वेंकटप्पा ने आजीवन निभाया, और वह दृढ़, आश्वस्त और आत्मविश्वासी रहे, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर दिया। ठीक, आगे देखिए क्या चीज़ होता है। तो इनका जन्म अब देखिए, देखिए कितने बढ़िया कलाकार थे ये। अभी तो आपको पहले ही लाइन में क्लियर हो गया होगा कि ये वेंकटप्पा का जन्म 28 जून 1886 ईस्वी को मैसूर, कर्नाटक के एक शहर में हुआ था। पारंपरिक चित्रकार परिवार में। इनके पिता और उनके मतलब जो है सब लोग क्या है, चित्रकारी में ही काम करते थे, इसलिए इनको पारंपरिक चित्रकार परिवार से भी कहा जाता है। यह परिवार सोने की पत्ती के प्रयोग की परंपरा शैली से निष्पात या पारंगत थे। सोने की पत्ती पे। ठीक, वेंकटप्पा के पिता मैसूर दरबार में कोर्ट पेंटर या दरबारी चित्रकार नियुक्त हुए थे। कोर्ट पेंटर मतलब दरबारी चित्रकार नियुक्त हुए थे। बात समझ में आपको आ गई? आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वेंकटप्पा ने सन 1902 से 1908 ईस्वी तक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल मैसूर में ललित कला का अध्ययन किया। इसके पश्चात 1909 से 1916 ईस्वी तक मैसूर के महाराजा के विशेष प्रोत्साहन पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में ललित कला का उच्च अध्ययन किया। यहाँ उनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे, और यहाँ पर नंदलाल उनके सहपाठी रहे। गुरु कौन थे इनके? अवनींद्रनाथ। और उनके सहपाठी कौन रहे? नंदलाल बोस जी। फिर उसके बाद सन 1910 ईस्वी में, ठीक, कब? सन 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के लिए लेडी हरिंदरम के दल के सदस्य के रूप में वेंकटप्पा शामिल हुए। कब? 1910 ईस्वी में। प्रकृति में व्याप्त रंग और प्रकाश के प्रति उनका प्रेम अगाध और संवेदनशील था, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों को वनस्पति और जीव जंतु की प्रचुर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कहाँ पर? वनस्पतियों और जीव जंतुओं से बहुत कुछ सीखा था, तथा हिमाच्छाद हिमालय की भव्यता से अपने अनुभव को श्रीवृद्धि की थी। ठीक है, अपने अनुभव को बढ़ाया था। किनकी? जो हिमाद्री जो होती है हिमालय की, उससे क्या, अपनी अनुभव को बढ़ाए थे इन्होंने। आगे देखिए क्या होता है। वह अपने देश की परंपराओं और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहे। उनमें पुनर्जागरण आंदोलन की आदर्शवादिता कूट कूट कर भरी हुई थी,
और वह कर्नाटक का कलाकार कहलाने के में गर्व का अनुभव करते थे। क्या गर्व का अनुभव करते थे। उस समय कई कलाकार आधुनिक शैली में काम करना शुरू किए थे। यहाँ तक कि नंदलाल बोस तक ने आधुनिकतावाद शैलियों को अपना लिया था। कौन सी शैली को? आधुनिकतावाद शैलियों को अपना लिया था। इसके विपरीत के वेंकटप्पा ने अपनी पारंपरिक शैली को ज़्यादा विश्वास दिखाया। आगे देखते हैं क्या चीज़ होती है। सन 1913 ईस्वी में बात हो रही है। सन 1913 ईस्वी में वेंकटप्पा ने गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ में रहकर दार्जिलिंग में हिमालय के कतिपय दृश्यों का चित्र बनाए थे। कौन से? विभिन्न प्रकार के चित्रों को उन्होंने बनाए थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए। लेकिन उन्होंने घनवादी अथवा अन्य किसी आधुनिकतावादी शैली को अपनाने में कभी रुचि नहीं दिखाई। सन 1920 ईस्वी में वह मैसूर में जा बसे। कहाँ पर? मैसूर में जा बसे और वहाँ उन्होंने अपनी स्टूडियो भी बना ली। तब तक उन्होंने रामायण और महाभारत विषयों से संबंधित कई कलाकृतियाँ बेच ली थी। ठीक, उस समय से पहले जो है कई कृतियाँ उन्होंने बेच चुकी थी। दूसरी बात, प्रताप सिंह शंकराचार्य शिष्यों के साथ बुद्धद महाशिवरात्रि, दमयंती, टीपू सुल्तान, एक फारसी महिला अपनी श्रृंगार कक्ष में आदि चित्रों की आकृतियाँ कल्पना युक्त हैं। उनकी अर्धनारीश्वर और चरत पक्षी जैसे दो अद्भुत कृतियों को भारत और विदेश में आयोजित प्रदर्शनी में खुद आदर और ख्याति मिली। कितना अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये चित्र देखिए कितना इनका इम्पोर्टेंट है, अर्धनारीश्वर और चरत पक्षी जैसे। उन्होंने तैल माध्यम में भी काम लिया था, मतलब काम किया था। किसमें? तैल माध्यम में भी। उनकी एक कृत सरदार गोपाल राज उसे क्रेयान में निर्मित किए। उनकी एक कृत सरदार गोपाल राज उसे क्रेयान में निर्मित की हैं। ठीक, आगे देखिए। उन्हें चामुंडी हिल्स से दिखने वाले मैसूर के दो सुंदर सैरे बनाए, किंतु ये बाद के ऊटी और कोई क्या है कोडई सैरों के समतुल्य नहीं। इसकी बात कर रहा है, ऊटी और कोई कोडई सैरों के समतुल्य नहीं है। चरत पक्षी 1910 और पक्षी अध्ययन का एक पूर्ण चित्रण और प्राचीन फारसी, मुगल अथवा पहाड़ी शैलियों से श्रेष्ठ है। इनका चरत पक्षी 1910 इसमें बनाए थे। इस कलाकृति की डब्ल्यू रोथेनस्टीन ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। कौन थी की थी? डब्ल्यू रोथेनस्टीन ने। और उन्हें कर्नाटक का मैसूर घोषित किया गया। उनका अर्धनारीश्वर ब्रूस से बनाई गई कलाकृति, इसमें रेखाओं की बारीकी और रंग संगत के साथ साथ चित्रकला की सूक्ष्मता और क्या उत्कृष्टता भी थी। चलिए आगे देखते हैं। इसी कारण इसमें कह रहा है कि इसी कारण इसमें जो दैव छवि उभरी है वह अभी तक किसी चित्र अथवा प्रस्तर आकृति में देखने को नहीं मिलती है। समझ में आया? ठीक, चलिए क्रम से पढ़ेंगे इनकी कहानी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और भूलेगा भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है पढ़ते हैं और लक्ष्य आ गया, ठीक है, नहीं आया तो गए। इसको जब पढ़े रहेंगे आप तो स्वयं चारों तरफ से क्या रहेंगे, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। वेंकटप्पा की आकृतियाँ में कुछ भी उद्वेलित नहीं है, जैसा कि उनके जीवन में में भी सभी कुछ व्यवस्थित और संगठित और नियंत्रित रहा। अपने जीवन तथा कृतियाँ दोनों में वह अनुशासन पूर्वक रंग व रूप में मेल उत्पन्न करने के हामी रहे। इस गुण तथा विषय वस्तु को उदाहरण उन्होंने दुर्गा बनाने का प्रयत्न नहीं किया। आज हेय दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ व्यक्ति तो इस मात्र शिल्प कौशल, ठीक है, कहकर छुट्टी पा लेते हैं। ठीक, क्या कहकर छुट्टी पा लेते हैं, परंतु उन्हें स्वयं इस शब्द से चिढ़ था।
कि जब कल्पना और अभिकल्प एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं तो वे किसी न किसी रूप में कला का स्वरूप धारण कर लेते हैं। फिर कह रहा वे दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं और सभी देशों की कला परंपराओं में यह बात शताब्दियों से साबित होती रही। कोई जोखिम भरे विषय को प्राथमिकता देता है तो कोई गंभीर विषय को प्राथमिकता देता है। यह बात व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। किस पे करता है? व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। सौंदर्य बोध और कलात्मकता दोनों ही दृष्टियों से यह बात मान्य है। ठीक है। फिर कह रहा है क्या? यदि मैं अधिक से अधिक दे सकता हूँ, कह रहा है यदि मैं अधिक से अधिक दे सकता हूँ तो आप मुझे कम देने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? बात समझिएगा। जैसा कि वह अक्सर कहा करते थे कि एक बार उन्होंने बारीक ब्रश की 4 या 5 रेखाओं में ऐसी आकृतियाँ तैयार कर दी जो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली थी और फिर मोटे ब्रश से उन रेखाओं के बीच रेखा भर दिया था तो मोटी तुलिकाओं से विचित्र, अत्यंत आकर्षक और मनमोहक बन गया था। ठीक है। एक ब्रश का जो है तरीका को बता रहा है कि मोटे जो और पतले ब्रश में कैसे कैसे वे चित्रांकन करते थे। इसके बाद उन्होंने ब्रश धरती पर रख दिया और उन्होंने कहा इस तरह काम करने का जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है। कैसा जीवन में करना चाहिए वो बताएंगे भी। देखिए, वह तो इस देश के महान और शानदार, सुंदर तथा स्वच्छ छवि को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। उनकी इच्छा रहती थी कि कल्पना के साथ सृजन किया जाए, न कि पुनः सृजन अथवा प्रतिरूप अथवा प्रतीकात्मकता चित्रण हो। इसके लिए उन्होंने कौशल, प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि को विकसित किया और उनकी प्रत्येक कलाकृति विषय को मुखरित कर देती थी। वह मानवीय महान और प्रेरणापद होती थी। क्या? मानवीय महान और प्रेरणापद होती थी। चलिए आगे देखते हैं हम। उनके काम में कहीं भी घटियापन अथवा अधीरता, अलंकरण अथवा तीव्र उत्तेजना, हर्षोन्माद अथवा वेदना बहुलता से अवचेतन की व्यर्थता अथवा हठधर्मिता का अतिरेक तुलिका संचालन में झुंझुलाहट तथा उन्मुक्त और निजी ललित कल्पना का आवेग नहीं होता था। सौंदर्य, सामंजस्य, संतुलन, परिष्करण अथवा कौशल, गोलाई और चिकनाहट, ललित तथा आदर्शवादिता गुण दुर्भाग्यवश उन्हीं के हैं और जिन्हें आजकल आदर नहीं मिलता। ऐसे चित्रों को आजकल आदर नहीं मिलता। इसी कारण शायद उनकी कृतियों की अवहेलना भी बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ों का उन्होंने प्रयोग कर दिया था जो कि कटु आलोचना भी उनके समाज में हुई और उनके चित्रों का भी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई। चलिए, कुछ ने कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं और वो बहुत सख्त आदमी है। वह अच्छे व्यवहार के हिमायती थे जिससे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। यदि कोई व्यक्ति मित्र रूप में उनसे मिलता तो उन जैसे सौम्य अथवा सरल व्यक्ति शायद ही कहीं हो, तब वह खुलकर चर्चा किया करते और कोई चित्र पूरा हो जाता तो उसकी सूचना भिजवा देते थे और अपनी प्रदर्शनी की जानकारी देते थे। उन कलाकृतियों को जनता के समक्ष प्रदर्शन करते और अपनी कृतियों को बारीकी को बताते हुए दर्शक उन्हें क्या करते हैं? देखिए ध्यान से, दर्शक उन्हें सिखाते थे। ठीक, क्या चीज़? वे अपने सभी पत्रों के उत्तर दिया करते थे। यदि उन्हें लगता कि उनके आत्मसम्मान को एक कलाकार अथवा कला के नाते किसी ने ठोस पहुंचाई
तो उन व्यक्तियों और संस्थाओं अथवा पद में बड़े महानुभावों को भी प्रताड़ित करने में नहीं चूकते थे। कितना भी बड़ा हो, ये अगर इनकी आलोचना मतलब इस तरह से कोई कर देता था तो नहीं चूकते थे। वे उन्हें अलग कर देते थे और उन पर मुकदमा तक ठोक देते थे तथा उन्हें अपनी गलती मनवाकर ही दम लेते थे। और कोई व्यक्ति किसी भी पूर्ण धारणा के तहत, ठीक है, पूर्ण धारणा के तहत उनके साथ न तो व्यवहार कर सकता था, न उनका अथवा उनकी कला का शोषण कर सकता था, न ही गलत ढंग से उनसे बात का प्रचार प्रसार कर सकता था। इतना डरते थे लोग। वह किसी गरीब का नुकसान होते नहीं देख सकते थे और इसकी उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी। क्या? बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी जो ऐसा काम करता था। असल में उनका स्वभाव बहुत स्नेहिल था। वह चाहते थे कि लोग भी उन्हें पसंद करें तथा उन्हें समझने की कोशिश करें, और वे सचमुच आदर के पात्र थे। इनको समझता नहीं था। वे प्रारंभ से ही अपने को लोकप्रिय बनाने में झिझकते रहे और अकादमी ने उन्हें सम्मान देने के लिए उस समय चुना। ठीक है, देखिए कैसा क्या चीज़ सम्मान में उनके मिला। ठीक है, जब काफ़ी समय बीत चुका था और कुछ समय से रोग से पीड़ित हो गए थे, परंतु उस अवसर पर हृदय से गदगद उठे थे जब क्या उनके आवास स्थान पर ही अनेक कलाकार और कला समीक्षक उनके सम्मान में एकत्र हो गए। टेम्परा संबंधित यह तकनीक नोट्स पर भी उन्होंने 1913 ईस्वी में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत बाद में 20 और 30 के दशक में विशेषकर सैर बनाने शुरू किए थे। सन 1957 ईस्वी में उनका उसी शैली में अंतिम सहरा तैयार हुआ था और उन्हें उनके ऊँटी और कोडई के चित्र रंगों के अंगूठे की क्या अनूठे प्रदर्शनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें और है इनके बारे में। कह रहा उन्होंने सैर को न तो यथार्थवादी ढंग से आंका था और न ही कैमरे की नज़र से देखा था। उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वह अपने स्टूडियो में ही काम करते रहें और यदा कदा मन ही मन जांचते रहें और भू दृश्य की क्या है भंगिमा, दृश्य विधान, प्रकाश, रंग और आयाम के साथ साथ भू स्तर से संबंधित क्या वितरण, पर्वतीय दृश्य, वृक्ष, लताएं, फूल, जल, आकाश और बादल, रात्रि, प्रभात, चंद्रोदय, पूर्ण चंद्र, स्वच्छ झील और उनमें प्रतिबंधित छाया घटियां और जो घाटियां जैसे होती हैं निर्मल जो है पहाड़ों पे झरनों, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या थे वो है प्रेरित रहते थे। ठीक, तो छाया, घाटियाँ और उनका विस्तार, अंतरालों की लुक्की छुपी एक घाटी के रास्ते के पत्थर की कठोर और कोमल संहीनता, चमकीले रंग और वर्षा के कारण आभा मंडित पर्वत के ढाल की सादगी, बवंडर वर्तुकाल, लट्ठेनुमा नोकदार अथवा तीरनुमा किरणों के प्रभाव से धुंध या गोधूली के समय के प्रकाश का खेल, मानसून की शुरुआत, आधी रात में झोपड़ी सहित पर्वत की गौरव गरिमा और यदि कोई ध्यान से देखे तो उस पर्वत पर एक दो घरों का भी प्रकाश अथवा तारापुंज भी दिखाई दे जाएगा। ऐसे चित्र को उन्होंने अवगत कराया था। अब आगे हैं कि लो अब क्या कह रहे हैं कि लो अब उसमें कई दृश्य देखे जा सकते हैं। अनगिनत नीले और हरे रंग की छाया, विभिन्न प्रकार के सैर, यूकेलिप्टस, देवदार, चीड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सड़क और मैदान, पर्वत घाटी में प्लाईवुड सरीखी परछाइयाँ मैदान को इंगित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर झांकते थे। कितने बढ़िया थे ये, मतलब सीधा सीधा माने प्रकृतवादी कलाकार थे। प्रकृति के एक एक चीज को इन्होंने अपनी कलाओं में समाहित किया है।
फिर कह रहा झांकते हुए बादल चंद्रोदय में पर्वत श्रृंखला की छायाकृत पूर्णचंद्र का इंद्रजाल चित्र के ऊपर भाग में बादल छितराए हुए भाग में एक ऊंचा पौधा चित्र अलंकृत करते हुए अद्भुत संतुलन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे चीजों को वे करते थे। आगे देखिए, तथा दाएं भाग में एक लंबी शाख पहाड़ी की वृक्ष ठीक राशि के ठीक सामने शोभामान है। समन्युषय क्या है, सन्न मनुष्य मानो यथा कि उल्टी झील का निर्मलम क्या है स्फटिकोडम है, जिसमें दुर्वा वृक्ष और मैदान अपनी मनोहर धूप छांव के साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका वीणा वादन में तल्लीनता उसी प्रकार थी जैसे चित्रकला में रहे। जिन दिनों वह वीणा वादन से पूर्ण तल्लीन थे, तभी उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध चित्र वीणा वादन में पागल तैयार किया। ठीक, संभवतः उनका यह एकमात्र आत्मकथात्मक चित्र है और इस चित्र में ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दयनीय स्थिति में भूमि पर पसरे हुए और वीणा देवी की कृपा दृष्टि की भिक्षा मांग रहे हैं। जब वह कलकत्ता में थे, तब उनकी भेंट सेसन्ना के शिष्य श्रीरंगम रामास्वामी अय्यर से हुई। ठीक, किससे हुई? रामास्वामी अय्यंगार से हुई। ठीक, अयंगार से हुई, जिनसे ठीक है देखिए, जिनसे उन्होंने वीणा वादन की आरंभिक शिक्षा ली। किनसे ली थी? रामास्वामी अयंगार से। इस शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय संगीत की श्रुति की संख्या के बारे में वाद विवाद रहा। पूर्व और पश्चिम के संगीत शास्त्रियों ने इस विवाद में जमकर हिस्सा लिया और वेंकटप्पा ने श्रुति वीणा का निर्माण किया और श्रुतियों की संख्या 22 निर्धारित की और उन्होंने प्रत्येक श्रुति के नाम देवनागरी लिपि में सुंदर ढंग से वीणा पर अंकित किए। इस संख्या के बारे में सच्चाई चाहे जो हो, यह बात हम सभी के लिए स्वयं सिद्ध है कि हमें एक ऐसा कलाकार मिला जिसने इस समस्या का निराकरण किया। ठीक है, करने के लिए काम किए। ठीक, अब देखिए आगे। अवनींद्र नाथ ने बंगला में चित्र खड़ंग पर एक टिप्पणी लिखी थी जो प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस टिप्पणी में कला मापन के नियमों को प्रतिपादन किया गया था। दिव्य और मानवीय रूपकारों को क्या किया गया था? चित्रित किया गया था और उत्तम नवताल, प्रमाण, समभंगी और त्रिभंगी आदि मापन और प्रतिमान पर विचार किया गया था। यह विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट सहायक सामग्री है। बाद में इस सामग्री का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुई और यह सामग्री नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। वेंकटप्पा और नंदलाल बोस ने इस सामग्री को चित्रित किया और ठीक है, और आगे क्या होता है देखिए। पाठक ये देख सकता था। ठीक, पाठक ये देख सकता है कि कला अथवा कविता के प्रथम ऋषियों ने पशु पक्षी, मछली अथवा पौधों के स्वरूप के समानांतर रूप की कल्पना की है और उन पर कृतियां तैयार की हैं। कमल, कदली, बिंब, फल, हाथी की सूंड, शंख, केकड़ा और अंडा, बैल का सिर, बिज्जू, उकाव, कोमल टहनी, नीम की पत्ती आदि को मानव शरीर के आकार और अवयव बनाने के लिए आधार सामग्री स्वीकार किया है। इससे पहले कि कोई परिपाटी बने और स्थापित हो, कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि प्रकृति के अवलोकन से
ओठ, ठीक है, ओठ कान चिबुक समानताएं खोजी जा सकती है और इनके द्वारा चेहरे, भौहें, नेत्र, मुख, हाथ, कलाई, टांग, घुटना और पैर की प्रकृति से मॉडल लिए गए हैं। रेखांकन अपने आप में सहायक रूप है, फिर भी अत्यंत संवेदनशीलता और सख्त से व्यंग्यटप्पा उन्हें उभारने में सक्षम रहे और उन्होंने अपनी रंग सामग्री और ब्रश स्वयं तैयार किए थे। रंगों में उन्होंने खासकर नीले, गहरे और पीले रंग, चमकदार रंगों का उन्होंने अभिनव प्रयोग किया था। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक, चलिए। कह रहा है कि उन्होंने बंगाल चलचित्र में फूल के लिए श्वेत रंग का प्रयोग किया है। टैगोर की साहिब बंगलौर स्थित कला गैलरी में है। कुल मिलाकर जो वे थे, उन्होंने जो कुछ लिया वह शक्ति तथा प्रतिष्ठा का परिचायक है और इससे उनकी समग्र अभिव्यक्ति का भान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैसूर के स्वर्गीय महाराजा के निवेदन पर मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए उन्होंने कुछ मूर्ति शिल्प व उत्कीर्णन शिल्प बनाए थे। प्रमुख उत्कीर्णन शिल्पों की संख्या 7 थी और इनके विषय हैं महान आत्मत्याग, बुद्ध बिच्छू वेश में राम हनुमान को मुद्रित देते हुए, द्रोण पांडव को धनुर्विद्या सिखाते हुए और शिव का नृत्य और संतुलन की शकुंतला की विदाई का अंकन किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते क्या होता है। उनका कला संसार अत्यंत विपुल है। क्या है? अत्यंत विपुल है। उन्होंने कई कालजयी कृतियों का निर्माण किया जिनका कोई विकल्प नहीं है। यदि इनमें से कुछ का नाम लिया जाए तो राम सीता 1924 में कागज वाश टेम्परा संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में है। कौन सा चित्र है? राम और सीता का। सीता कल्याण 1912 ईस्वी में, कौन सा चित्र? सीता कल्याण 1912 ईस्वी में जल रंग में बना हुआ है। और बियसोल हिल्स ऑफ ब्राइट्स फॉर कोडाइनाल 1934 ईस्वी में जल संग्रह के रामा राजू। ठीक, फिर कोई बात, दमयंती जल रंग संग्रह श्री कस्तूरबा भाई लाल भाई में रखा हुआ है। टीपू सुल्तान पेंसिल संग्रह ये रामा राजू में है, संग्रहालय में है। और बीड़ा से सन्ना 1918 ईस्वी में प्लास्टर संग्रह जय चमराजेंद्र कला संग्रहालय मैसूर में है। तो इनके जो भी चित्र बनाए हुए कहाँ का रखा हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ऊटी झील किसकी बात कर रहा? ऊटी झील 1926 में जल रंग संग्रह है, जो क्या है कि रामाराजू में रखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर 1923 इसमें प्लास्टर संग्रह मैसूर सरकार में। एलका पहाड़ी का पथ। ठीक है, आगे देखते हैं। पहाड़ी के पथ और ऊटी 1926 में जल रंग यहाँ पर भी रखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। कोकर्स वार्क कोयडिल नाल 1934 में जल संग्रह, ये भी रामाराजू में। और मानसून के बाद ऊटी 1926 में जल रंग। और एक लड़के की सभी प्लास्टर सेतुबंध 1912 में जल संग्रह, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। राधा और हिरण जल संग्रह जय चामराजेंद्र कला संग्रहालय मैसूर में है। महान आत्मत्याग 1925 में प्लास्टर संग्रह गवर्नमेंट म्यूजियम बंगलौर में है। ठीक, और क्या आगे देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? शिव तांडव। किसकी बात है? शिव तांडव 1940 में प्लास्टर संग्रह एक गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर में है। प्लास्टर में संग्रह का नाम भी दिया बगल में। शकुंतला की विदाई 1928 में प्लास्टर में है, संग्रह है जो है गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर में है। पूर्णचंद्र ऊटी 1926 में जल रंग है, इसका संग्रह जो है के रामा राजू में।
बहुत सारे इनके ऐसे चित्र जो है रखे हुए हैं। उनके द्वारा बनाई गई सूर्यास्त 1957 में जलरंग नामक कृत अंतिम कृत मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी अंतिम कृत कौन सी है, तो सूर्यास्त। ठीक है, जब डूबता है शाम होता है तो अंतिम होता है, तो इन्होंने अंतिम चित्र उसको भी माना। जो अपने अपूर्ण रंग कौशल के कारण जगत विख्यात हुए हैं, इसके लिए क्या जगत में फेमस भी हुए हैं। इस कृति के निर्माण के बाद वे अस्वस्थ रहने लगे और 26 मई 1965 ईस्वी को उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। 26 मई 1965 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। ऐसे महान कलाकार। ठीक, उसके बाद देखिए, श्री वेंकटप्पा की अधिकांश कृतियाँ अहमदाबाद के श्री कस्तूरबा बाई लाल संग्रह के संग्रह क्या है, जय चामराजेंद्र आर्ट गैलरी मैसूर महल में है। श्री के रामा राजू बेंगलुरु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु। श्री कार्ले जे खांडलवाल स्वर्गीय ट्रेजरी वाला क्या दिगपटिया के राजा और टैगोर के परिवार में है। इस तरह से वेंकटप्पा जी के बारे में हम लोग आज पढ़ें, और आशा करते हैं ये वीडियो आपका क्या है, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।